नमस्कार सबका, तीसरी मीटिंग में सबका स्वागत है। सबसे पहले तो पिछली बार जो थे उसमें से शायद अभी महेश झगड़े साहब और लोकेश बात्रा जी दिखाई नहीं दे रहे। शायद कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी आई है ऐसे लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग ज्वाइन भी हो रहे हैं। तो अब दो बातें हमें फिक्स करनी है इसमें। एक तो पिछली बार जो हुआ था उसमें आगे क्या करना है वो शैलेश जी बताएंगे। वैसे शैलेश जी ने एक काम किया है कि जैसे हमने उनको काम बताया था तो उन्होंने हमें, मुझे और सुनील भाई को काम को लगा दिया है, तो वो तो काम हम करेंगे। लेकिन शैलेश भाई, हमारा पिछली मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि सीआईसी और एसआईसी के साथ जो कम्युनिकेशन करना है, हमें उनके साथ संवाद करना है। तो संवाद के लिए क्या करना पड़ेगा और हमें कैसे आगे जाना है, उसके लिए कमेटी फॉर्म की गई थी। उसमें शैलेश गांधी जी थे, महेश झगड़े जी थे, जो लोकेश बात्रा जी थे। उनको चाहिए था कि वो इसके आगे एसआईसी और गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे। हम शैलेश जी जानेंगे कि उसके आगे क्या करना है। उसके बाद बहुत ही एक अहम चीज पर हमें बात करनी है, वो ये है कि कल हमने सुना होगा कि हमारे जो हो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ बातें कही। उस दौरान जो बातें आगे आई उसमें से ऐसे लग रहा है कि सारी चीजें जो भी इससे आगे आएगी उसको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। शायद ये मुसीबत आरटीआई पर भी आ सकती है। तो उसमें आगे हमें क्या करना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद। अभी मैं शैलेश जी से विनती करूंगा कि वो आगे कैसे जाना है इस पर बात करें। शैलेश जी। जहां तक मुझे याद है, दो अलग अलग चीजों की हमने बात की थी। एक, कमीशंस को कैसे इन्वॉल्व करें, और मेरे पास कुछ सुझाव नहीं है इसके लिए, क्योंकि हमने ईमेल भेजा, वो अगर जवाब नहीं देंगे, आज के दिन में हम धरना भी नहीं कर सकते। तो इसका सोल्यूशन अगर किसी को और को सूझे तो जरूर बताइए। दूसरी बात थी जो मिस्टर झगड़े की बात थी और पाटिल साहब की बात थी, वो ये थी कि एक्ट 21 को अमलीकरण कैसे करवाएं। इसके लिए दो सुझाव है मेरे। एक तो कुछ टीम, झगड़े साहब ने सजेस्ट किया था कि कुछ लोग गवर्नमेंट को परसुएट करने की कोशिश करें। मैंने ये कुछ अपने हिसाब से थोड़े प्रयत्न किए हैं, बट वो नाकाम रहे हैं, कंप्लीटली नाकाम रहे हैं। तो मेरा सुझाव ये था कि झगड़े साहब, मिस्टर पाटिल, और अगर कचरे साहब भी इन्वॉल्व होने को तैयार हो तो बहुत ही अच्छा। वो लोग कोई स्ट्रेटेजी इवॉल्व करेंगे, सरकार को कैसे समझाया जाए, मुझे नहीं समझ में आता है। और दूसरा मैंने सुझाव ये दिया था कि हम केसेस जमा करें ऑफ वायलेशन ऑफ एक्ट 21 ऑफ 2006, और उन केसेस के हिसाब से हम फिर कोर्ट में 6 महीने के बाद कुछ पीआईएल दाखिल, रिट पिटिशन दाखिल करें। और जिसके लिए मैंने सुझाव दिया था कि सुनील अय्या एंड विजय कुमार जी मे बी द राइट पीपल टू डू दिस, बिकॉज विजय जी भी काफी रिट्स में बहुत एक्सपर्ट है, और सुनील अय्या तो खुद लॉयर बन गए हैं। तो दैट मे बी अ यूजफुल एक्टिविटी, दैट इज व्हाट आई थॉट। और कमीशंस को लिखने का एक ट्राई किया, हम लोगों ने ईमेल्स भेजे, अगर ईमेल का कोई जवाब ही नहीं देता है, क्योंकि शायद कमिश्नर्स को लगता है कि हम लोगों के साथ संवाद करने का कोई मतलब नहीं है। साधारण जनता, अगर मैं कमिश्नर होता तो शायद संवाद करते, बट अब तो भूतपूर्व कमिश्नर हो, तो इसके लिए शायद उन्हें लग रहा है कि जरूरत नहीं है भूतपूर्व कमिश्नर से कुछ कम्युनिकेशन करने की। तो विनीता जी यहाँ आई है, तो मैं उनसे बात करूंगा इस पर, उनका क्या कहना है। और इसके बाद मैं पहले विनीता जी को इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके बाद अभी जो आपने बात की कि प्रहलाद कचरे साहब को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, तो अगर सब लोग बोलेंगे तो प्रहलाद कचरे जी ना नहीं बोलेंगे। कचरे साहब, हम आपको घर आकर तकलीफ नहीं देंगे, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी हफ्ते में एक बार देंगे। विनीता जी बात करेंगे, उसके बाद प्रहलाद कचरे जी से हम इंसिस्ट करेंगे। और कचरे साहब, हम संवाद करने वाले हैं। आप सिर्फ विजय कुमार के
इस पर मत जाइए, इमेज पर मत जाइए, यहाँ सारे बहुत सारे लोग हैं वो संवाद में माहिर है। मैं थोड़ी बात कड़वी करता हूँ लेकिन सही बात करता हूँ, लेकिन अब मैं भी सीख रहा हूँ इन लोगों से कि संवाद करें। तो विनीता जी मैं चाहूंगा कि आप पहले बात करें। अच्छा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुंभा जी, एक्चुअली ना मुझे इसका रेफरेंस जरा ज्यादा चाहिए, तो वो जो आर्टिकल 21 वगैरह, सो बताता हूँ। तो सबके लिए एक बात बताता हूँ कि पिछली बार ये हुआ था कि हम संवाद करें गवर्नमेंट के साथ, संवाद करें एसआईसी और सीआईसी के साथ, लेकिन संवाद में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। एक्चुअली सबका कंप्लेंट ये भी था कि ज्यादातर एसआईसी वगैरह लोगों का जो मेल रहता है या उनका जो कम्युनिकेशन रहता है उसको जवाब नहीं देते। तो एक्ट 21 मतलब जिसे मराठी में दफ्तर दिरंगाईचा कायदा ऐसा बोला जाता है, इसका इंग्लिश में पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज एक्ट। कचरे साहब ने उस पर बहुत सारा काम किया है, लेकिन उनका काम और मेरे काम में थोड़ा सा फर्क आ गया था। उसके बाद बहुत सारे साल तक, मतलब ये 2006 में आया, लेकिन बहुत सारे साल तक उसमें रूल्स नहीं बने थे। तो हमने थोड़ा प्रेस में लिखकर वगैरह 2013 में उसके रूल्स बने, लेकिन वो रूल्स हमें पसंद नहीं थे। इसलिए पसंद नहीं थे कि ये जो पूरा कानून है उसमें कहीं भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कानून ठीक है कि 10 दिनों में जवाब देना चाहिए, 45 दिनों में काम होना चाहिए, सब कुछ हमें मान्य है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या, इसका जवाब इसमें कहीं भी नहीं है। लेकिन हम जब संवाद करने जाते थे तो अभी भी कोई उसका जवाब नहीं देता। एक बात अलग है कि शायद मुझ जैसे या शैलेश जी तो उनको कम से कम आपका लेटर मिला यहाँ तक तो जवाब आता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो वो भी जवाब नहीं आता। मैं सुभाष चंद्र जी अग्रवाल जी का इसमें स्वागत करूंगा। सुभाष चंद्र, फिर से शायद मुझे ये बात बतानी पड़ेगी कि हम बात ये कर रहे थे कि एसआईसी, सीआईसी और गवर्नमेंट के साथ संवाद की कमी है, इसलिए कि जो नागरिक संवाद करना चाहते हैं उसको गवर्नमेंट या एसआईसी या सीआईसी ठीक से जवाब नहीं देती। तो हमने उसके लिए कमेटी फॉर्म की गई थी और वो कमेटी का आगे क्या होगा ये हम डिसाइड करने वाले हैं। मुझे लगता है कि विनय जी शायद मैं जो बात कर रहा था वो अभी आपके समझ में आ गई होगी कि हमें संवाद करना है गवर्नमेंट के और एसआईसी के साथ, क्योंकि सिर्फ आवाज उठाने से या प्रश्न उठाने से कोई हल नहीं निकलता। तो इस संवाद के लिए आगे क्या करना चाहिए, उसके बाद मैं कचरे साहब को रिक्वेस्ट भी करूंगा। शायद शैलेश जी उससे पहले कुछ बात करना चाहते। हाँ शैलेश जी। नहीं, आपने जो कहा कि रूल्स डिफेक्टिव हैं, मेरे हिसाब से मैं मानता नहीं हूं इस बात को। एक्ट 21 में लिखा गया है, रूल्स और एक्ट में जॉइंटली, कि अगर ये मैटर वायलेट होती है और उसका अटेंशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के दिया जाता है तो 15 दिन के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिठाना जरूरी है। इससे बेटर मैं आपको एक बताऊं, एक सेकंड मुझे दीजिए, क्योंकि ये पूरा कचरे साहब भी ये करेंगे। थोड़ा सा मराठी में डिफेक्ट है, कारवाई करण्याचा विचार करावा। अंग्रेजी मध्ये तसं नहीं, अंग्रेजी भी वैसे, लेकिन इसका मराठी जो है उसमें कार्रवाई करने का विचार करा, मतलब कार्रवाई के करने के कार्यवाही करने के एक मिनट विजय, लेट मी अगेन क्लैरिफाई। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन लेना या नहीं उसकी उनको छूट दी गई है, एंड दैट इज ओके। कम से कम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिठाना अगर शुरू कर दें हजारों केस में तो वो आई थिंक ऑटोमेटिक उसका फर्क पड़ेगा। इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। विनीता जी आप बोलिए, उसके बाद कचरे साहब तो हंस रहे हैं, शायद उनको बहुत कुछ बोलना है, लेकिन हम पूरी भी उनकी बात सुनेंगे, क्योंकि वो आज मैं क्या मानता हूँ वो अब हमारे ग्रुप में आए। पहले तो दूसरे ग्रुप में थे, लेकिन अब हमारे ग्रुप में। विनीता जी एक मिनट अनम्यूट कर दो। हाँ बोला। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर द बैकग्राउंड। अभी मैं समझ गई, और ये जो पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि डायलॉग हो और रिप्लाई मिले। तो मेरा ये सजेशन है कि जैसे शैलेश जी बोले कि उन्होंने पत्र भी लिखा है, वो फॉर्मर सीआईसी भी है, तभी भी उनको रिप्लाई नहीं मिला।
तो यदि आप और इससे पहले आप सिर्फ महाराष्ट्र का बोल रहे हैं या कोई भी CIC अराउंड द कंट्री? सिर्फ महाराष्ट्र पहले या ऑल द CICs? शैलेश जी, आई थिंक ये कानून जो है ये महाराष्ट्र का कानून है, तो एक्ट 21 की जब बात करते हैं तो मेरे हिसाब से फिलहाल महाराष्ट्र तक ये सीमित कहानी होगी। ओके, सो यदि महाराष्ट्र का केस है तो आई फील कि ओवर एंड अबाउट द कमिटी वी शुड इन्वॉल्व ऑल द SCICs ऑफ महाराष्ट्र एंड स्पेशली जो औरंगाबाद के इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो भी पहले जर्नलिस्ट थे, और तो उनको यदि आप ले कमिटी में, उनके साथ और 2-4 शायद होंगे जो रिस्पॉन्सिव है, तो आई फील दैट दे शुड बी टेकन इनटू द सर्किट, and I don't know, maybe Mr. Vijay Purekar would take a prominent role if he is put in. क्योंकि क्यों डायलॉग नहीं होता इसके बारे में यदि आप पहले इंफॉर्मेशन कमिश्नर से कोई इनपुट ले, यदि चाहिए तो मैं सब इंफॉर्मेशन कमिश्नर को पर्सनली फोन करके पूछूंगी कि ऐसा क्यों होता है, और उसका रिपोर्ट दूंगी उनसे बात करने के बाद, और क्या और करना चाहिए ये डायलॉग होने के लिए. सो आई वुड बी रेडी टू डू दैट. कुंभार जी, थैंक यू. हमारे साथ दिल्ली से अभी सुभाष चंद्र अग्रवाल जी जुड़ गए हैं. अग्रवाल जी, मेरे ख्याल से अभी आपके थोड़ा सा समझ में आ गया रहेगा कि हम किस चीज पर बात कर रहे हैं. तो आपका क्या अनुभव है, CIC या कोई जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, कमिश्नर्स है, वो ठीक से जवाब देते हैं? शायद आपको देते होंगे क्योंकि आपका तो नाम है, लेकिन क्या बाकी सारे लोगों को वैसे ही जवाब देते हैं? देखिए, मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की तो मैं जानता हूं, और 1-2 बात तो छोड़ दीजिए, बाकी सबके सब बड़े गौर से सुनते हैं और इन्हें अच्छे लीगल की पूरी सपोर्ट मिली है, जो कि इन्हें वर्बली और राइटिंग में पूरी ब्रीफ बना के देते हैं. और मेरे ख्याल से तो 1-2 बात तो जरूर शैलेश जी भी जानते होंगे, उन्हें छोड़ दीजिए, बाकी बाई एंड लार्ज CIC अच्छा काम कर रहा है. ये मेरा अनुभव है. आपकी भी बात सही हो सकती है कि शायद आपके साथ स्पेशल अनुभव हो, पर मैंने जनरल जो हियरिंग्स अटेंड करी है और लोगों के भी मैं बैठा रहता हूँ वहां पे, तो यही देखता हूँ बाई एंड लार्ज जितने भी कमिश्नर्स हैं बड़ा वेल प्रिपेयर्ड आते हैं और अच्छी तरीके से बात करते हैं. पर मैं इस संदर्भ में आपसे शायद आउट ऑफ कंटेक्स्ट 2 बातें आपके नॉलेज में लाना चाहूंगा कि उड़ीसा में ऑनलाइन पोर्टल तो है, पर वहां पे मैंने ऑनलाइन लगाई, मेरे को नहीं पता था कि वहां पे एक अलग नियम है कि ऑनलाइन में वो सारा भर दो, उसके बाद उसे डाउनलोड करो, फिर साइन करके रजिस्टर्ड पोस्ट लगाओगे तो जवाब आएगा, नहीं तो वो बेकार है. तो और कहीं तो मैंने ऐसा सुना नहीं. तो फिर ऑनलाइन का फायदा ही क्या अगर हमें इस तरह से बाई पोस्ट भेजना है. दूसरा, जो सेक्शन 27 और 28 में अपने रूल्स फ्रेम करने की, उसे आज भी बहुत मिसयूज किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ में फर्स्ट अपील के लिए भी RTI फीस है. अब आपके महाराष्ट्र में कोर्ट फीस का जो स्टैंप होता है वो RTI फीस का मोड ऑफ पेमेंट है, बाकी कहीं पे भी नहीं है. पोस्टल ऑर्डर कई जगह मिलते नहीं है. तो ये सब में कुछ शैलेश जी बेटर जानते होंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं. CIC डिसीजन भी करवा लिया कि भाई RTI स्टैंप निकाल दो, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी लिखवा लिया. पोस्टल ऑर्डर की हैंडलिंग में जो 50-100 रुपए खर्चा होता है वो भी खत्म हो जाएगा और ये इजीली अवेलेबल होंगे. अभी मैंने एक RTI लगाई NGT में, तो बराबर वो बोले जी अब तो हम कैश नहीं लेते, 10 रुपए कैश नहीं लेंगे क्योंकि मना हो गया है. मैं बराबर में बड़ौदा हाउस के पोस्ट ऑफिस में गया पोस्टल ऑर्डर लेने, वो बोले जी हमारे तो पोस्टल ऑर्डर कभी बिकते ही नहीं है, आप पार्लियामेंट्री सीट से लाओ. ऐसी हालत में मोड ऑफ पेमेंट ऑफ RTI फीस RTI स्टैम्प बेस्ट रेमेडी है, जिसके लिए सारे कमिश्नर्स मान चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली लिख चुके, डिसीजन हो गया, कई और डिसीजन हो गए. तो इन सब चीजों पे भी गौर करना चाहिए. ठीक है, थैंक यू अग्रवाल जी. अभी जिन्होंने RTI में बहुत सारा काम किया, जब तक महाराष्ट्र में शायद RTI जिंदा था तब वो काम कर रहे थे वहां यशोदा में, शायद उनकी वजह से कुछ ना कुछ हलचल होती थी. वो प्रहलाद कचरे जी से मैं बात करूंगा.
कि वो अभी अपना पक्ष रखे। दो बातें, आप वहां थे, उस वक्त का माहौल क्या था और आपका माहौल। हमारी तरफ से तो सब कुछ एक जैसा ही है, थोड़ा सा आप थे तो उस वक्त कोई जान थी, अभी तो वो भी जान निकल गई है। तो कचरे जी, दो बातें, एक तो आपको इसमें शामिल होना ही है, शायद हो सके तो मैं सबका पोल लूंगा, पोल की जरूरत नहीं, सबका उसमें हाँ बोलेंगे, लेकिन आपको इस जो हम संवाद कर रहे हैं उसमें शामिल होना ही है। पहले अपना पक्ष रखिए, हमें इससे आगे कैसे आगे जाना होगा। सबको नमस्ते। मैं तो शुरू से शामिल हूँ, पहले भी आपके साथ था, अंदर था, लेकिन आपके साथ कार्यकर्ता के स्वरूप में काम कर रहा था। बात एक। दूसरी बात, जो अभी डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज की बात कर रहे हो, मुझे ये जानना है कि लीगली अगर देखे तो SIC या CIC जो भी हो, फॉर्मली उनके डिसीजन के साथ बात कर सकते हैं। दिस इज देयर लीगल रोल। अभी यहाँ हम महाराष्ट्र में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इनफॉर्मली जब हम कोई लेटर लिखते हैं तो उसका भी जवाब दे, या तो हम लोग जब जाते हैं बात करते हैं तो उनको भी जवाब दे। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन। रत्नाकर गायकवाड़ थे, हम लोग जाते थे, बात करते थे, कोई भी सिटीजन आता था तो ही वॉज ओपन। ऐसे कई सारे SICs थे, CICs भी मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं तो CIC का, इनका जो फेडरेशन है उनका भी मुखपत्र चलाता था, तो मुझे सब मालूम है। वो हर एक के साथ संवाद करते थे, लेकिन वो संवाद करना क्या कंपलसरी है या कानूनी है, दैट इज वन थिंग। ऐसा कोई भी पक्ष रख सकता है। दूसरी बात, ये डिस्चार्ज डिले वाला कानून यहाँ लाया जा सकता है क्या? डिले वाले कानून में इंपॉर्टेंट बात है, जो सर्विसेज सिटीजन चार्टर में डाली जाती है, वहां एक सेक्शन 10 करके है, एवरी पब्लिक अथॉरिटी हैज टू पब्लिश इट्स सिटीजन चार्टर एंड ड्यूटीज। उसमें जो ड्यूटीज लिखा है, उसमें जो सर्विसेज लिखा है, वो सर्विसेज अगर उतने टाइम में वो लोगों ने दिया नहीं, देन पेनल क्लॉज कैन बी इनवोक्ड। हियर वेदर रिप्लाइंग योर इनफॉर्मल लेटर्स और मेकिंग डायलॉग टू द सिटीजन्स इज ए सर्विस है क्या, ये हमें देखना पड़ेगा। तो फिर वो वी कैन इनवोक दैट एक्ट, अदरवाइज दैट एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल और इनवोक्ड as far as SIC CIC का सवाल नहीं आता, SIC का सवाल। दूसरा, थर्ड, पब्लिक अथॉरिटी के लिए लेकिन है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज ब्रॉट आउट नंबर ऑफ गाइडलाइंस एज फार एज रिप्लाइंग queries of the citizens and questions of the citizens and letters of the citizens. I will compile, then I'll share among all members. That is not the issue. Third, whether I will be there, I was always there, I am with you and I will always be with you. That is not the issue, and whatever that role will be given to me, that I will perform that role. No issue. Thank you. थैंक यू। कचरे साहब, अगर आपके पहला जो सवाल था, इनको जवाब देना चाहिए या नहीं, उस पर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरी बात थोड़ी ज्यादा कड़ी होती है। मैं चाहूंगा कि इसके उस पर थोड़ा शैलेश जी प्रकाश डाले, और उसके बाद हमारे इस कमेटी के दूसरे मेंबर विलास पाटिल जी जो है वो क्या बोलते हैं देखेंगे। शैलेश जी। कानून ये कहता है कि कोई भी फाइल 10 दिन के ऊपर कोई ऑफिसर नहीं रख सकता है। तो अगर मैं चिट्ठी लिखता हूं इंफॉर्मेशन कमीशन को, वो रिप्रेजेंटेशन है, उसका जवाब या उसको फाइल किसी भी टेबल पे अगर 10 दिन के ऊपर नहीं रह सकती और 45 दिन में डिसीजन लेना है, तो ये मेरे हिसाब से जरूरी है कि 45 दिन के अंदर उसका जवाब, वो बोले आपका हमने देखा, हम उसको नहीं करेंगे अमल, फेयर इनफ। दूसरा, ये बात हम सिर्फ SIC के लिए नहीं कर रहा था, मैं जब बात करता हूं तो बात कर रहा हूं पूरे सरकारी महकमे की। एवरी कंप्लेंट, रिप्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन दैट द सिटीजन मेक्स इज अ फाइल फॉर अ गवर्नमेंट सर्वेंट। आइदर ही थ्रोज इट अवे, तो उसको बोले कि हम आपका पेपर फेंक दिया, बट अगर फेंक भी दिया तो 45 दिन के अंदर उसका डिसीजन, वो डिसीजन कुछ भी हो, उस पर हम नहीं बहस कर रहे हैं। Normally not responding to a citizen, according to me, is not giving enough dignity and respect to the citizen, which is not acceptable in a democracy. That is my basic submission, sir. Thank you. पाटिल साहब, आप पहले कमिश्नर भी रह चुके हैं, आप अभी हमारे साथ जुड़ भी गए।
तो थोड़ा आप अपना प्रश्न रखिए कि हमें आगे जाना कैसे। और सबसे ज्यादा आपका जो ये रोल रहेगा, क्योंकि आपको दोनों तरफ की मेंटेलिटी पता है। शायद हमारे कुछ बातों के बारे में आपके मन में कुछ अलग विचार करते होंगे, लेकिन मेंटेलिटी आपको सबकी पता है। तो प्लीज थोड़ा अपना पक्ष रखिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। अच्छा, गुड मॉर्निंग विजय कुमार जी, आपने थोड़ी मेंटेलिटी की बात की है। तो मेरा जो काल रहा है कि I was always in favor of the RTI, तो मेरी मेंटेलिटी आपके साथ ही है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि मैंने कैसा इंफॉर्मेशन कमिश्नर विदर्भा और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का काम किया है। यहाँ पर सुनील आया जी है, अभी मुझे जानने वाले, और मुझे उस टाइम मेरे पास आते थे सब लोग, तो उनको सब पता है मेरा काम का, तो उसका कोई सवाल ही नहीं है कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। सवाल ये है कि सबको ये सोचना चाहिए कि 2005 में ये राइट टू इंफॉर्मेशन आया, फिर 2006 में उसका इम्प्लीमेंटेशन महाराष्ट्र में शुरू हुआ, 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद आपकी यानी कि जो एक्टिविस्ट है आपके जैसे सब, उस सबकी जो कंप्लेंट थी उसी टाइम, वो भी आज ही है, आज भी वही कंप्लेंट है, आप वही है सब लोग। तो इसको जड़ से ही आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि खाली आज कोई वहाँ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, वहाँ कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, वो अपने को रिस्पांस नहीं देता है, अपना आंसर नहीं देता है, इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो टाइम पे काम नहीं करते हैं, वो इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, वो पेंडिंग रखते हैं, फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर काम नहीं करते हैं, अच्छा डिसीजन नहीं देते हैं, ये जो सब है, ये सबके लिए जड़ से ही आपको यानी मैं भी उसमें, सबको जड़ से ही उसको विचार करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसमें कौन कौन जवाबदार है। या खाली इंफॉर्मेशन कमिश्नर जवाबदार है, या गवर्नमेंट भी जवाबदार है, या गवर्नमेंट ऑफिसर जवाबदार है। अभी कचरे साहब ने बोला था कि जो यानी कि हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में ये होता है, और हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में सबने अपना अपना काम बराबर करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने ये सब जड़ से ही विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी ऐसा है कि आज जो है, मैंने जब से छोड़ा है 2011 से, तो मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा वो ऑफिस की तरफ कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, किसका मेंटेलिटी क्या है, जवाब क्यों नहीं देते, स्टाफ उनका नीचे का स्टाफ क्यों नहीं देता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं। क्योंकि ऐसा है कि वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो आते हैं, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाइल होता है, वैसा वो ऑफिस चलता है। तो पहले आपको वो देखना पड़ेगा कि उनसे मिलना पड़ेगा कि इसमें कैसा सुधार लाना पड़ेगा। बाद में गवर्नमेंट की तरफ से, अभी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट नहीं करती है, टाइम पे नहीं करती है, तो पेंडिंग तो हो ही जाता है। और पेंडिंग जब हो जाता है तो नवे जो भी जितने भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, वो तो नहीं, सबका सब तो वो निपटा नहीं सकते। तो पहले गवर्नमेंट के पास भी जाके बोलना पड़ेगा कि ऑल द टाइम जब भी कोई वैकेंसी हो वो तुरंत भरना चाहिए। क्योंकि जब भी अभी भी जो मेरी मालूमात है कि अभी भी फुल जो 10 है, यानी कि महाराष्ट्र में 7 क्या 10 है, वो उतना भी पूरा जगह नहीं भरा हुआ है, और चार्ज देते रहते हैं। कोई औरंगाबाद को चार्ज देता है, नागपुर का चार्ज देता है। अभी मैंने पिछले बार नागपुर का और औरंगाबाद का जब सुना था, क्योंकि एक डॉक्टर को इंफॉर्मेशन चाहिए थी, मैंने तो वो ऑफिस में पूछा था कि कैसा क्या करने का, कैसा मिलेगा, क्या करने का, ऐसा। तो वहां से ऐसा मुझे 3-4 महीने में वो कमिश्नर कभी औरंगाबाद के थे, कभी नागपुर में थे, कभी औरंगाबाद में थे, कभी नागपुर में थे।
कभी उनको 1 महीना 2 महीने उनको हार्ट का छुट्टी हो गई, हार्ट का प्रॉब्लम आ गया तो छुट्टी पे चले गए। यानी एक ही इंफॉर्मेशन के लिए 4 महीना अपने को पूछना पड़ता है। तो ये अभी औरंगाबाद और नागपुर ये जो चार्ज देते हैं, ये चार्ज भी गलत देते हैं, क्योंकि औरंगाबाद से नागपुर और नागपुर से औरंगाबाद ये डिस्टेंस ही ज्यादा है, रीजन अलग हो जाता है। तो ये भी अपने को सबको सोचना पड़ेगा, तभी ये आगे जाएगा। खाली आज का इंफॉर्मेशन कमिश्नर क्यों नहीं दे रहा है, ये सोच के नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नमस्कार, बस हेलो हेलो। हाँ, अभी शायद ऐसा ना हो कि हम सिर्फ 4-5 लोग ही बात कर रहे हैं। अगर कोई भी जो अभी पार्टिसिपेंट है उसमें से कोई भी अगर इस पर बात करना चाहता है तो वो हाथ ऊपर करे, तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। शैलेश जी आप तो कह रहे, बाकी और कोई है क्या पूछ रहा हूँ? सुभाष चंद्र जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ, मैं आपको अभी 2 रिसेंट अपने तजुर्बे बताता हूँ कि 7 अप्रैल को यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मिस्टर बिमल जुल्का ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी और उसमें काफी सलाह मशवरा किया। और बड़ी अच्छी बात ये थी कि उन्होंने 4 प्रमुख आरटीआई एक्टिविस्ट को बुलाया, अंजलि भारद्वाज, वेंकटेश नायक और लोकेश बत्रा, और मैं भी था उसमें, और उन्होंने सबकी सलाह ली। और एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा कि 13 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट मेरे फेवर में आया कि चीफ जस्टिस का दफ्तर आरटीआई के दायरे में आता है, पर उसके अंदर 2 और वर्डिक्ट थे। उसमें उन्होंने घुमा दिया, उसमें कह दिया कि सेक्शन 11 का उपयोग करते हुए सीपीआईओ इन्हें जानकारी देंगे। तो पहले जी भली भांति परिचित हैं कि 13/11 के बाद अगर सेक्शन 11 इन्वोक होता है तो 28 दिसंबर तक मेरे पास रिप्लाई आ जाना चाहिए था, क्योंकि सीपीआईओ भी कोर्ट में थे, मैं भी कोर्ट में था, और पब्लिक में ये अनाउंसमेंट हुआ। आज तक वो नहीं आया और मैंने चिट्ठियां भी लिखी, वो बोले कि हमने थर्ड पार्टीज को रिमाइंडर्स पे रिमाइंडर्स भेज रहे हैं। ऐसा तो कोई प्रोविजन एक्ट में है नहीं। और अभी मिस्टर रंजन गोगोई के कई टीवी इंटरव्यू आए जिसमें उनके राज्यसभा मेंबर के ऊपर आपत्ति थी। उन्होंने कहा जी एक आरटीआई लगाओ कि जस्टिस एपी शाह को क्यों सुपरसीड किया गया, और उनके खिलाफ उन्होंने काफी कुछ बोला। मजे की बात यह है कि जो 2 डिसीजन अवेटेड हैं आने सीपीआईओ के ऑर्डर, उनमें से एक मिस्टर एपी शाह को सुपरसीड करने के ऊपर पेंडिंग है। वो आरटीआई लगाओ, उन्हीं की बेंच ने फैसला दिया, आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। ये मैं 2 अपने तजुर्बे शेयर कर। थैंक यू। थैंक यू। अभी शैलेश जी बात करेंगे, लेकिन अभी यह तर होगा ये हालात क्या है। अभी शैलेश जी जरा हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे आगे करना क्या है और कैसे करना है। प्लीज शैलेश जी थोड़ा सा, आप हमेशा ये मत कीजिए कि दूसरों को इन्वॉल्व कीजिए, आप शुरू कर दीजिए कि कैसे कर रहे हैं, बताइए। इनमें से मेरे ख्याल से आप दोनों जरा ज्यादा सीनियर्स है, तो बताइएगा, ऐसे मत किया कि सब मिलकर सोचना। आप हमें बताइए, आप विलास पाटिल साहब है, कचरे साहब है, हमें बताइए कि आगे कैसे जाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये होना चाहिए वो होना चाहिए, नहीं, हमें आप बताइए। विजय कुमार, सुनील भाई, आपको ये करना, इस हफ्ते में ये आपकी ड्यूटी है बस। क्योंकि अगर ऐसे हम करते रहेंगे, सिर्फ सवालों पर सवाल करते रहेंगे, सिर्फ डिस्कशन ही करते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। हम जाएंगे, जो बंबई में वहां जाएंगे, लेटर्स लिखेंगे, फिजिकली मिलेंगे उन लोगों से। तो लेकिन बताइए क्या करना है हमें आगे, और किसके पास और भी अगर कोई सुझाव है तो भी प्लीज बताइए। शैलेश भाई, ये मेरा सुझाव है सबके सोचने के लिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से 10 साल से सीआईसी हियरिंग्स कर रहा है। अभी सिर्फ प्लेटफॉर्म बदली हो गया। हम लोग अभी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही बात कर रहे हैं, दिल्ली, पुणे, मुंबई और पता नहीं और कहां से। तो मेरा सुझाव ये है कि हम इंसिस्ट करें कि सब कमीशंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग घर से भी आदमी कर सकना चाहिए, ये फैसिलिटी होनी चाहिए। जूम पे करे, ड्यूओ पे करे, गूगल पे करे, किसी पे भी करे, मगर ये जरूरी है और परमानेंटली, नॉट जस्ट कोरोना टाइम पे। कोरोना टाइम भूल जाए। विलास पाटिल जी ने बात कही कि वो औरंगाबाद कैसे जाए, नागपुर कैसे जाए, कोई जरूरत नहीं है।
इनफैक्ट पीआईओ को भी ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, पीआईओ भी आज घर पे बैठ के हियरिंग्स अटेंड कर सकते हैं, एप्लीकेंट भी कर सकता है, और ये परमानेंट होना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। इस पे अगर और किसी को कुछ कहना है तो मैं ये सुझाव रखना चाहता था सबके लिए। हाँ, लेकिन शैलेश भाई यही तो मैंने पूछा था कि इसके लिए आगे करना चाहिए। हमने तो लेटर भेज दिए। नहीं सब नहीं, ये पूरा टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ। मैं सबका राय भी चाहता था इसके बारे में। हाँ, लेकिन कोरोना में तो करे, उसके बाद पूरे टाइम की बात करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है जरा बताइए। अभी चिट्ठियां लिखी है, मुझे बताइए। इस टाइम में मैं तो घर में लॉक्ड हूँ। अरे शैलेश भाई, जूनियर लोग सीनियर्स को पूछते हैं, आप हमें पूछ रहे कि आगे क्या कर रहे हैं, तो हम आपको पूछ रहे कि आगे कैसे जाना है। अनुभव तो आपका बड़ा है, सीआईसी आप थे। टाइम के बाद उनका अकल नहीं चलता है बहुत ज्यादा। नहीं, तो कचरे साहब जरा बताइए क्या करना चाहिए आगे। एक मिनट। हाँ ठीक है कचरे साहब। हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रहा। कचरे साहब सुनाई दे रहा है, बोलिए। कचरे साहब बोलिए, आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। हाँ, दिस इज वेलकम। ये साहब जो बोल रहे हैं कि घर से भी सुनवाई होना चाहिए, इट इज मोस्ट वेलकम। एंड यस्टरडे ओनली प्राइम मिनिस्टर वाज टेलिंग दैट वो जो पंचसूत्री इसमें टू लिवरेज टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का ज्यादा उपयोग करना चाहिए। तो पहला उपयोग यही चाहिए कि हर नॉट ओनली आरटीआई, all hearings should be made through, most of the hearings should be made through this video conferencing. It's a welcome suggestion and we'll follow it up. हाँ, लेकिन करना कैसे? अभी बात तो सही है कि वो कर नहीं रहे। नहीं, इसके लिए तो गवर्नमेंट के लिए फॉलो अप करना पड़ेगा। इसके लिए तो अभी या बोला विनीता जी। नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट के फॉलो। हाँ, यस। चलो कचरे साहब, आपकी आवाज नहीं ठीक से आ रही है। आना तो चाहिए, मेरा ऑन है। हाँ, हेलो। हाँ, लेकिन करना क्या आगे? करना क्या? अभी आ रहा है क्या? अभी गवर्नमेंट वो तो फॉलो अप करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को फॉलो अप करना पड़ेगा, एसआईसी को, सीआईसी को, दोनों को फॉलो अप करना पड़ेगा। ठीक है विनीता जी, तो जस्ट वी कैन जस्ट प्रेस देम। विनीता जी, विनीता जी, हेलो। वो प्रॉब्लम आवाज, आपका आवाज नहीं जा रहा होगा। देखो, नहीं मेरा आवाज जा रहा है, शायद मेरी आवाज आ रही। सुनील भाई, सुनील भाई मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? हाँ, तो ठीक है। अभी आगे करना क्या, इस हफ्ते में हमें करना क्या है? शैलेश जी और विलास पाटिल जी जरा बताइए, और कचरे साहब, इस हफ्ते में हमारा टारगेट क्या होगा? चलो सीधा एक्शन पर आ जाते हैं। सब लोग ईमेल भेजें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर महाराष्ट्र और सब कमिश्नर्स को कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुरू करें और ये परमानेंट किया जाए। पीआईओ भी अपने ऑफिस से कर सकता है। क्यों सबको ट्रैवल करना है? जरूरी कहाँ पे है? टाइम वेस्ट होता है, पैसा भी वेस्ट होता है सरकार का और अपना। उसको ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुड बी अ परमानेंट फीचर। ये हमें, मुझे लगता है, डिमांड रखनी चाहिए। एक बात तो तय हो गई कि हम सब लोग अभी ईमेल भेजेंगे, लेकिन इससे पहले जिन्होंने ईमेल भेजा है तो उनके लिए एक स्टेटस फॉर्मेट भेज देना चाहिए एसआईसी को कि हमने इस दिन को ईमेल भेजा था, उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी वगैरह वगैरह आप सबको सारे प्रश्न पता है। तो ये भी आरटीआई डालना हमें आज से शुरू करना चाहिए ऑनलाइन, तो पता चलेगा कि उनको लोग अभी चुप नहीं बैठे। अभी होता क्या कि एक ईमेल भेजने के बाद हम भी बहुत दिनों तक चुप बैठते और आगे क्या करना है पता नहीं चलता। तो एक बात तय हो गई, जितने भी अभी यहाँ लोग हैं 20-25 लोग हैं, उनको चाहिए कि तो ईमेल एसआईसी को भेज दे, और दूसरी बात जो पहले ईमेल भेजा है उस पर स्टेटस फॉर्मेट भेजे कि उस पर क्या कार्रवाई की गई। ठीक है सबको? ठीक है सबके लिए? यस, ठीक है। तो एक मिनट, सुभाष चंद्र जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं आज ही इस विषय में एक ईमेल डालूंगा, और अगर आप लोग मेरा मोबाइल नंबर पे अपने अपने ईमेल आईडीज मेरे को शेयर कर देंगे तो आपको भी कॉपी मार्क कर दूंगा।
मेरा मोबाइल नंबर है 9810098100। 9810 98, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। 98100 98 है 9810337111। मैं इस पे आज ही एक ईमेल फ्लैश 137 बोला था ना, 137 बोला था। 9810 हाँ 33711। और Okay. हमें अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए। इसी तरीके से हम फ्रीक्वेंटली इंटरेक्शन करते जाएंगे। आज मिस्टर कुम्भार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। अब अग्रवाल जी, ये पहले हमारा आरटीआई इकट्ठा हुआ करता था, जो हम फिजिकली मिलते थे, लेकिन जब से कोरोना आया है हमने हर थर्सडे को, हर गुरुवार को 10:30 बजे हमारी मीटिंग रहती है, ऑनलाइन जूम मीटिंग। ठीक है, मेरे को तो पहला मेल मिला था, आगे से मैं बिल्कुल शामिल होऊंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब दूसरी बात, अभी सब जगह ये प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न भी आ रहे हैं कि कोरोना के आड़ में, जैसे कि पहले मैंने बताया कि कोरोना के आड़ में आरटीआई के जवाब देने में बहुत सारी टालमटाल की जा रही है और इसके आगे भी की जाएगी। एक तो कल निर्मला सीतारामन जी ने बताया कि सब जगह पर उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया, गैप अलाउ किया है। तो शायद हो सकता है कि पीआईओज, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स भी यही तरीका अपनाएं। तो इस पर हमें आगे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। जितना टाइम गया, आरटीआई कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, बहुत सारी चीजें लगती है, बहुत सारी मैन पावर लगती है। कुछ देर तो हम मान्य करेंगे, समझेगा, 8 दिन 10 दिन नहीं, 15 दिन मान्य करेंगे। लेकिन ये जो तरीका आ रहा है, शायद कुछ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने लेटर भेजना भी शुरू कर दिया कि कोरोना की वजह से हम आपकी सुनवाई नहीं कर पाते। महाराष्ट्र में ये हुआ है। तो जरा बताइए इसमें क्या करना चाहिए। पहले कचरे साहब, क्योंकि वो अंदर और बाहर दोनों तरफ देख चुके हैं, कि इसमें क्या करना चाहिए। ये हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे ही होता तो अगले 3-4 साल तक, पहले से महाराष्ट्र में आरटीआई 4 साल तक लेट हो रहा है, अगर यही शुरू किया तो 10 साल तक हो जाएगा। कसरे साहब, my opinion is legally it is not allowed. We cannot condense the time limit at all, because in our Maharashtra there is one another act, that is Maharashtra Right to Service Act. There is a provision that state of Maharashtra can, in the times of calamity or in the times of election or in the times of drought and everything, can take a decision and can condense the time limits. But in the RTI, there is no time such condensation provision. So I heard that some CICs have written to Government of India. Under what provision they have written, I don't know. If government is going to do that, under what provision they are going to, I think we should not cross the law, which is not applicable to courts. It is not applicable to RTI and RTI commissioners also. So we should follow all the limits. Oh, we understand that severity of the coronavirus was there. Oh, once it is relaxed, then routine should follow. That is 30-day limit. Everything should follow as per rule, and there should be no. Once they start coming, once officers and employees start coming in office, they are sitting, they are working. As they are working other work, they should take up this work also. So there should be no exception at all, no exception. That's my opinion. हाँ, अभी कचरे साहब आपने ये बात की है, तो आप अभी हमारे टीम में शामिल हो गए, तो मैं क्या आपको एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इस सिलसिले में प्लीज एक ड्राफ्ट बनाइएगा, इंग्लिश में बनाइएगा या हिंदी में बनाइएगा, वो हमें सर्कुलेट की जाएगा। ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, सारे हिंदुस्तान की बात है। तो प्लीज एक ड्राफ्ट बनाइएगा, हम सारे मिलकर वहां के SICs और वहां के CICs को और गवर्नमेंट को लेटर लिखेंगे। दोनों को किस तरीके से लेटर लिखना है, प्लीज जो ड्राफ्ट बनाइए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी ये शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में तो आपको पता है, पहले कोरोना का जो अपने गवर्नमेंट ने लॉकडाउन शुरू नहीं किया था, उससे पहले उन्होंने 3 महीने बाद की तारीख देना शुरू कर दिया था। तो मैं आप सबकी तरफ से मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि ये लेटर ड्राफ्ट कर देंगे। और I also got number of calls from various corners of the state
even from other states also. But I told them, normally when there is a complete lockdown, we can understand, yes, it is a complete lockdown and nobody was allowed to move. Once it is relaxed, then no exception should be allowed. That is my, and I advise them, Baba, once you go, you just reply your RTA application, that's it. नांगिया साहब अभी कुछ बात करना चाहते हैं। नांगिया जी। मैं बीच में से उठ के चला गया था जब ये बात हो रही थी कि वो प्रिवेंशन ऑफ डिले इन परफॉर्मेंस ड्यूटीज एक्ट के लिए उसमें कोई एक्शन लेने की प्रोविजन नहीं है। इनफैक्ट दिस इज वन एक्ट जिसके ऊपर मैं बहुत पहले काम मैंने शुरू किया था। जो एक्ट है जिसे शरीयती एक्ट 21 ऑफ 2006 रेफर करते हैं, उसमें बड़े साफ शब्दों में लिखा है सेक्शन 9 में। उन्होंने मैं उठ के गया था वो एक्ट की कॉपी ढूंढने के लिए और जो रूल्स बनाए हैं वो ढूंढने के लिए कुदरती मुझे मिल गए हैं। आई विल शेयर इट विद एवरीवन। सेक्शन 9 में लिखा हुआ द हेड ऑफ एवरी ऑफिस और डिपार्टमेंट शुड डिटरमिन as far as possible 3 levels of submissions for taking final decision। वो जो 45 days और 60 days और 90 days वाला था उसमें, तो ये उसमें था। देन उसमें सेक्शन 10 का एक है section 2 and 10.2 and 10.3। I'm reading section 10.3 which is very relevant। The concerned competent authority जो कि उसमें determine करेगा कितने पीरियड में जवाब देना है। The concerned competent authority on noticing or being brought to its notice such dereliction of duties on the part of the government servant, that means delay in responding or taking a final decision. Such dereliction of duties on the part of after certifying himself about such dereliction on the part of the shall take appropriate disciplinary action against defaulting government servant under the relevant disciplinary rules, including taking entry relating to in the annual। नांगिया जी 1 मिनट आपको रोकता हूँ। हाँ, मैं आपको एक बात, कचरे साहब भी थोड़ा हंस रहे हैं क्योंकि उनको ये पूरे हमने उस वक्त काम किया, ये जो रूल्स बने। नहीं मैं कुछ मेरी एक बात सुनिए, मैं थोड़ी देर आगे ये डेंजरस वर्ड है इसमें के। मैं थोड़ी सी डेवलपमेंट शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इसमें 2009-2010 से काम करना शुरू किया था। मेरे इश्यूज थे MMRDA के साथ, माडा के साथ, BMC के साथ। तो when I entered into some sort of deadlock with MMRDA, तो हमने कहा साहब आपको इसके अंडर एक्शन लेना पड़ेगा। मिस्टर अस्थाना was the chief at that time। तो उन्होंने लीगल डिपार्टमेंट को रेफर किया था। लीगल डिपार्टमेंट ऑफ MMRDA उन्होंने उनको ओपिनियन दी थी कि साहब ये जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं ये MMRDA या माडा को लागू नहीं होते। Thus these bodies have been constituted a separate elect में, और सीधा उसके ऊपर नहीं आता। Then जब when I forced the issue, it was transferred to Urban Development Department because they are the controlling department। Urban Development Department ने लॉ डिपार्टमेंट एट मंत्रालय उनको रेफर किया था एंड दे गेव द ओपिनियन कि यस ये उनके ऊपर लागू नहीं होते। इफ शैलेश जी विल रिमेंबर, मैंने सारी कॉरेस्पॉन्डेंस शैलेश जी के साथ शेयर की थी, उनको नोट भी दिया था। तो अल्टीमेटली निकल के आया था कि जब तक कोई इस एक्ट में अमेंडमेंट नहीं होती, ये सारे जो रूल किए जाते हैं ये सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के ऊपर लागू होंगे जो दूसरे हैं bodies and constituted under the separate provisions of the act। मैंने इसके ऊपर इनफैक्ट मेरा जो ज्यादा गवर्नेंस मैटर्स के ऊपर सारे इशू हुआ जो मैं RTA में टेकअप करता था, मेरा एक पेट सब्जेक्ट था जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिनके खिलाफ चार्जेस उनसे गवर्नमेंट से अप्रूवल मांगी है टू प्रोसीड अगेंस्ट देम, तो उनका वो क्लियर देने के लिए मंत्रालय में साले पड़े रहते थे। नांगिया जी अभी 1 मिनट रुकेंगे। आपने जो बात बताई बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा इसके रूल्स बनाने के लिए मजबूर करने पर मेरा भी ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी ये तो तय हो गया है कि हम लेटर्स भेजेंगे, हम RTA में फॉलो अप करेंगे सब लोगों का। अब मेरे बाकी सारे लोग क्योंकि प्रॉब्लम है कि टेक्नोलॉजी में सबके सब अभी माहिर नहीं है, तो इनमें से कोई भी आपका जो नीचे वाला बटन उसमें पार्टिसिपेंट लिखा है, या तो आपके बाजू वाले 3 जो बटन आते
उसमें अगर आपको कुछ बोलना है तो रेज हैंड नाम का एक ऑप्शन है, अगर कोई और बोलना चाहता है तो प्लीज हाथ ऊपर करे, या तो अपना अगर वीडियो चालू है तो वहां हाथ ऊपर करे। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम ही बातें कर रहे हैं। तो और किसी को बात करनी है, नहीं तो हम आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो शैलेश जी अभी समाप्त करने, विनीता जी शायद कुछ बोलना चाहती है। हाँ विनीता जी बोला। हेलो, मला बोला एवढं ना। बोलायचंय अरे हाँ बोला या- जी बोला, राठी बोल रहे हैं। की यू हिंदी नो में बोलिए, हिंदी में बोलिए आप प्लीज। हाँ हिंदी या तो इंग्लिश? ओके, इंस्टेड ऑफ सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को हम ऐसे एक चिट्ठी लिखे या एसआईसी को लिखे, मुझे ऐसे लगता है कि हम सिर्फ दो अथॉरिटीज पहले टैकल करें, कमीशन और हेल्थ डिपार्टमेंट, क्योंकि लोगों को कोविड के बारे में भी कुछ बहुत सारे पूछना है। यदि हम सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स किए ना तो फिर उसका फोकस नहीं रहेगा। तो फोकस लाने के लिए फर्स्ट वी शुड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द इंफॉर्मेशन कमीशन एंड द हेल्थ डिपार्टमेंट्स ऑफ all government authorities, all state governments. क्योंकि another thing I want to point out of 28 state commissions, 29 state commissions, 28 state commissions have closed down. They are not working because of this COVID. तो उसके बारे में क्या करना है? शैलेश एक मिनिट, कुठे गेले हे शैलेश जी, उसके बारे में क्या करना है? जैसे मैंने कहा, अगर हम सब लोग ईमेल्स भेज के, आज के तारीख में तो ईमेल ही भेज सकते हैं, और आई एम नॉट श्योर महाराष्ट्र कमीशन ऑनलाइन पे है या नहीं, स्टेट महाराष्ट्र स्टेट के अगर है तो जैसे विजय जी कह रहे हैं आरटीआई डालें, दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू। और जब भी ये लॉकडाउन खत्म हो और हमको सेफ लगे बाहर जाने को, क्योंकि मैं शायद लॉकडाउन खत्म होने के भी 10-15 दिन बाद ही बाहर निकलूंगा, उसके पहले नहीं निकलूंगा क्योंकि बुढ़ा हूं। मत निकलो। अच्छा तो अरे राठी साहब को बोलने दो, राठी साहब बोल रहे हैं। हॅलो, हाँ राठी साहेब बोला ना, तुमचा सगळा आवाज बंद केलेलाच नाही आम्ही। हा नाही, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। मला फक्त नहीं, हिंदी में, हिंदी या बोलना इंग्लिश में चाहता था। प्लीज। हिंदी। हाँ, हिंदी में। जैसे शैलेश जी ने सजेस्ट किया था कि दिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेक्नोलॉजी should be used not only for this corona situation, but it should be used forever for the system of even RTI, all appeal hearings. And for that, I have a suggestion that somebody should prepare a draft note that can be used for posting on their respective groups like Sajak Nagrik or RTI, Katta or trainers or whatever they are, and to forward to the authorities and commissioners. So someone should take lead and proper email or note should be drafted which can be used for furtherance or persuasion of this particular measure. हाँ तो ये तो 2 days definitely any of you can follow that or follow your own. ओके, Thank you. हाँ तो एक बात तो तय हो गई अभी कि ईमेल भेजने है, और एक बात करनी है मुझे इसमें, जो कि हम अभी डिले एंड डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उस पर महाराष्ट्र में कई करोड़ रुपए खर्च हो गए एसआईसी के इस पर। तो मेरी सबसे विनती है कि वो भी आरटीआई में पूछे कि कितने पैसे खर्च किए गए, उसके क्यों किए गए, उसके रिजोल्यूशन किसने पास किए गए थे और उसका फाइनल आउटपुट क्या है। अगर इसका आउटपुट नहीं निकला है तो इसके जिम्मेदार कौन है, ये हम आरटीआई में पूछेंगे। और आज का फाइनल एक करने से पहले मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि अग्रवाल जी, शैली, एक सेकंड होगा बस, कि अगर लॉकडाउन खुल जाए तो प्लीज ऐसी कॉन्फ्रेंस को संडे को रखिए प्लीज, ये मैं कह रहा था। दूसरा ये PRI, CHRI और सजग नागरिक संगठन, उन्हें भी इसमें शामिल करिए, यही मैं कह रहा था। अब आप कंक्लूड। अग्रवाल जी, सजग नागरिक मंच तो इसमें है अभी ऑलरेडी, जुगल राठी उसी मंच से है, और हमने इनविटेशन सबको भेजा था। शायद मेरी गलती की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स, पहले 2-3 मीटिंग में आए थे, शायद 1-2 मीटिंग में
वो हल हो जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि अग्रवाल साहब, हम जो आरटीआई कट्टा था वो 7 साल हर संडे को चलाते थे, हर संडे को कंटिन्यूस 7 साल। तो अभी मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ी रेस्ट करनी चाहिए, कि संडे अपने घर वालों को देना चाहिए, इसलिए थर्सडे शुरू किया। लेकिन आपके रिक्वेस्ट का जरूर हम विचार करेंगे। और अगर सब लोगों को लगता है कि ये संडे को रखे, हेलो, सब लोगों को जिनको लगता है कि वो संडे के रोके तो संडे को रखेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। I have a suggestion. I think this is good enough because Sunday का किसी का अपना अपना शेड्यूल भी है. So this Thursday, and this is going to be a working system, working style. So Thursday 10:30 I think should suit most. कितने लोग चाहते हैं कि संडे को रहे ये? 1-2 तो आ गए, बाकी लोगों 3 या इवनिंग आवर्स में रख लीजिए। हाँ, तो इवनिंग आवर्स में, थर्सडे को इवनिंग आवर्स में 6 बजे 5 बजे। शैलेश जी, आपकी आवाज जरा बड़ी होनी चाहिए। मुझे सब चलेगा, मैं बहुत फ्री टाइम होता है मेरा, तो मैं आराम से कुछ भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो 8 बजे का रखिए थर्सडे को शाम को रखेंगे। विनीता जी की दिक्कत होती है भाई कई बार। विनीता जी, थर्सडे शाम या संडे? सर संडे को सही रहेगा सर, संडे को सही रहेगा। समय यही रखते हैं और संडे कर देते हैं, अगले संडे से शुरू हो जाएगा। और जो कुछ भी टेक्निकल डिफिकल्टी आती है हमने सबको बुलाया था। और आखिरी बार कचरे साहब, आपको रुकना है थोड़ी देर, क्योंकि आरटीआई कट्टा का जो बेस है वो हम भूल नहीं सकते। तो शायद आज तो किसी लोगों को कुछ सवाल होंगे ऐसे लगता नहीं। फिर भी हम अग्रवाल साहब बार बार ये कहते, बार हर संडे को ये करते कि हर एक आदमी का जो कुछ भी सवाल है उस पर सब मिलकर डिस्कशन करते हैं। आज लगता नहीं मुझे किसी को सवाल होगा, लेकिन अगर किसी को सवाल है तो बता दीजिए, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। लांडिया, कुणाला प्रश्न आहे आता? अभी सवाल अगर पूछना है तो मराठी में चलेगा। ठीक आहे. प्रश्न फक्त असा आहे की आता सीतारामननी किंवा मोदीजींनी जे आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट 20 लाख कोटीचं सांगितलंय, त्यासाठी हा खूप मोठा स्टेक अँड लॉंग लास्टिंग इफेक्टिंग आहे. त्यासाठी काय करता येईल याच्यावर पुढच्या रविवारी विचार व्हावा. या रविवारी त्याच्यावर नक्की विचार करू. पुढची मीटिंग येत्याच रविवारी ठेवू आपण, सकाळी 10:30 किंवा 11 वाजता. आणि जास्तीत जास्त बऱ्याच लोकांना टेक्निकल अडचण आली, ती येऊ नये याची काळजी मी पुढच्या काळामध्ये घेईन. काहीतरी माझ्या हातून चूक झालेली दिसते. अग्रवाल साहेब, शैलेश जी, कचरे साहब, विलास पाटिल साहब, नांगिया जी और पाटिल साहब, सबको, विनीता जी, सबको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आने वाले संडे को आप इसी मीटिंग में फिर से शामिल होंगे। धन्यवाद। यस, आयोजक को भी धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। गुड डे एंड टेक केयर।